हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी यूपीएससी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना है। सो दिस वीडियो इज इक्वली बेनिफिशियल इवन इफ समवन इज बिगिनर, या जिसने स्टडी स्टार्ट भी कर दिया या जो थोड़े एडवांस लेवल पे पहुंच भी गया। सो आई वुड रिकमेंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट मी बिगिन। सो अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज शाश्वत चोपड़ा। आई हैव क्लियर्ड एवरी प्रीलिम्स दैट आई हैव गिवन टिल नाउ। सारे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। सो आई हैव गिवन 4 सीएसई मेंस एंड 1 फॉरेस्ट सर्विस मेंस। सो लेट अस स्टार्ट। यूपीएससी में जैसे आप सभी को पता है कि 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स का, उसके बाद आपको मेंस देना रहता है, फिर आता है इंटरव्यू। और जब आप ये भी क्लियर कर लेते हो तब आपका नाम फाइनल लिस्ट में आता है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आती है बुक लिस्ट कि कौन कौन सी बुक्स रिफर करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जनरली एक लाइब्रेरी बना लेते हैं और बहुत ढेर सारी किताबें खरीद के ले आते हैं। वैसा नहीं करना है, लिमिटेड सोर्सेस से पढ़ना है। सो लेट मी टेल यू द सोर्सेस। पहला आता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए आती है स्पेक्ट्रम और 12th क्लास की नई एनसीईआरटी। और उसके बाद आप बिपिन चंद्र से सेलेक्टेड रीडिंग कर सकते हैं, जो चैप्टर्स आपको इन दोनों में नहीं मिले, बट बेसिक बुक्स ये दो होंगी। उसके बाद आप बिपिन चंद्र रेफर कर सकते हैं। फिर पॉलिटी आता है, इसमें आती है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये बुक बी ऑल एंड ऑल है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है हमें। फिर आर्ट एंड कल्चर आता है, उसमें आता है नितिन सिंघानिया प्लस फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी। ये दो पढ़ ली तो काफी है। उसके अलावा अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो आप एनआईओएस का मटेरियल रेफर कर सकते हो, बट दिस इज इनफ मोर और लेस। एंशियंट हिस्ट्री में आर एस शर्मा प्लस 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी। और जब आपने ये दोनों पढ़ ली है, उसके बाद आप 6th क्लास की एनसीईआरटी को एक बार ग्लांस कर लीजिए। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है उसे रख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। बट पहले ये दोनों पढ़िए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले इसे मत पढ़ने बैठ जाइएगा, नहीं तो आप सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगने लगेंगी आपको। फिर हम मिडिवल पे आते हैं, इसमें भी आपको वही करना है, सतीश चंद्र पढ़ना है प्लस 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी और प्लस 7th की एनसीईआरटी को ग्लांस करना है। ये दोनों पढ़ने के बाद ये दोनों आधे आधे दिन में हो जाएगी, 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी। दीज आर नॉट वेरी बल्कि, मतलब बच्चों के हिसाब से बनाई गई है तो काफी जल्दी निकलती है ये। फिर ज्योग्राफी को देखते हैं, इसमें आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी प्लस जीसी लियोंग पढ़ना है। एनवायरमेंट में शंकर आईएएस की बुक पढ़ सकते हो आप। फिर इकोनॉमिक्स में संजीव वर्मा की बुक, एंड देयर आर वेरी गुड वीडियोस ऑन यूट्यूब बाय वेरियस एजुकेटर्स जिन्होंने चार्ट्स डायग्राम्स वगैरह बना के समझाया हुआ है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, काफी मदद मिलती है सीखने के लिए। एंड देन वी हैव करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आपको मंथली मैगजीन्स पढ़नी चाहिए फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स में वैसे भी हमें फैक्ट्स की जरूरत रहती है। तो अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो दैट विल बी इनफ, न्यूज़पेपर नहीं चाहिए इनिशियल स्टेजेस में। और इनसाइट्स की मैगजीन इज प्रीफर्ड बिकॉज उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में दिया होता है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये बुक लिस्ट ना मैंने काफी लॉजिकली अरेंज की है। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो उसके साथ में आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, या मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया तो उसका नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी होना चाहिए। वैसे ही अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपको ये तीनों का एक ब्रैकेट रहता है 3 4 5 का, कि आर्ट एंड कल्चर के बाद एंशियंट और मिडिवल पढ़िए, या एंशियंट और मिडिवल के बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, क्योंकि ये लिंक्ड सब्जेक्ट्स हैं। वैसे ही पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया एक दूसरे से लिंक्ड है, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इनको भी प्लीज लिंक करके पढ़िए एक दूसरे से। और वैसे ही इकोनॉमिक्स जो है वो करंट अफेयर्स से हेविली लिंक्ड होता है, तो इसे भी आप लिंक करके पढ़िए मोर और लेस। ओके, तो प्लीज ये स्ट्रैटेजी अपनाइए प्रीलिम्स के लिए। और एक सप्लीमेंट्री बुक है जो है लूसेंट की जीके, तो इसका आप हिस्ट्री पार्ट देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आते हैं। और इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफी अच्छा है, मैनी हैव रिकमेंडेड दिस। लूसेंट की जीके उसका हिस्ट्री वाला पार्ट। ओके, फिर हम आते हैं मॉक टेस्ट पे। पढ़ तो लिया, अब मॉक टेस्ट कब देना है, व्हेन टू स्टार्ट गिविंग, हाउ टू एनालाइज इट एंड व्हाट टू लुक आउट फॉर। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कैंडिडेट्स को। तो पहले तो हमें तब देना है जब 2 रीडिंग्स हो गई हो, एटलीस्ट 2 रीडिंग्स हैव बीन डन, तब देना है हमें मॉक टेस्ट अपना। उसके बाद ये है कि इनिशियल टेस्ट फॉर लर्निंग देना है। ठीक है, मार्क्स नहीं देखने की कितने आ रहे हैं। इनिशियली हमें क्या है, लर्निंग से मतलब है कि मतलब कि लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना है, मार्क्स देख के डिप्रेस नहीं होने की कम मार्क्स आ रहे हैं। शुरू में आपको बस लर्न करना है कि आपने क्या गलतियां की, क्या और सुधार कर सकते हो उस हिसाब से। फिर एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट, वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि टेस्ट तो दे देते हैं बट वो एनालिसिस नहीं करते हैं पोस्ट टेस्ट। तो ये बहुत ज्यादा गलत है, आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, क्योंकि आप मिस्टेक से ही सीखोगे, आप टेस्ट दे ही इसीलिए रहे हो सो दैट यू कैन लर्न। देन फर्स्ट गो फॉर सेक्शनल टेस्ट। आप क्या कीजिए, पहले सेक्शनल टेस्ट दीजिए। जैसे आपने नितिन सिंघानिया पढ़ ली तो उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट दीजिए, एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट दीजिए।
तो गो फॉर द सेक्शनल्स फर्स्ट, ओके। देन डिवाइड योर मिस्टेक्स इन कैटेगरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। आप मिस्टेक्स को कैसे डिवाइड कर सकते हो, एक तो ये कि नॉलेज डेफिशिएंसी के कारण आपका क्वेश्चन नहीं हुआ, कि आपको नॉलेज नहीं था और आपने गलती कर दी, ठीक है, ये समझ आता है। दूसरी क्या हो सकती है कि आपने रीडिंग मिस्टेक कर दी, जैसे आपने नॉट नहीं पढ़ा या इनकरेक्ट नहीं देखा, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा और आपने नहीं देख पाए वो, तो ये वाली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कॉस्ट करती है कैंडिडेट्स को, तो इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और एक और तरीका, एक और ये हो सकती है कि आपने भाई गेस किया, कब गेस कर सकते हो, जब आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया और 3 बचे थे, तब गेस कर लिया, या दो दो का था कि 2 एलिमिनेट कर लिए पर 2 बचे थे, तो ये वाली कैटेगरीज को भी देखिए कि मैंने गेस वर्क कहाँ तक कर पा रहे हो आप, वो भी देखिए, 3 ऑप्शन तक कर पा रहे हो, 2 ऑप्शन तक कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मिस्टेक्स को क्या अलग अलग कैटेगरी में बांटिए, एनालाइज कीजिए, एक कहीं पे लिख के रखिए, तो आपको अपने आप समझ आएगा आपको कहाँ पे फोकस करना है, कि रीडिंग वाले पार्ट में फोकस करना है कि नॉलेज वाले पार्ट में फोकस करना है, उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। फिर हम आते हैं मेंस पे, तो मेंस के लिए आपको फिर से कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी रहती है। पहली है इंडियन सोसाइटी 11th एंड 12th क्लास की, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री विजन आईएएस की, वर्ल्ड हिस्ट्री मटेरियल देख सकते हैं आप, बट ये थोड़ा बल्की रहता है, तो इससे आप क्या कीजिए, मतलब सेलेक्टिवली रीड कीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है, इसमें सब कुछ रीड नहीं करना है। सेकेंड एआरसी की समरी, ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ नहीं सकते, इसको आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, सेकेंड एआरसी समरी फॉर यूपीएससी, तो ये 100 पेजेस के अराउंड है, इसे पढ़ लीजिए, काफी अच्छा है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस रिफॉर्म्स और बजटिंग, काफी सारी चीजें दी हुई है। नीति आयोग 75 स्ट्रेटेजी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच हैव कम अराउंड, मतलब कि जो नया है, एंड आई वुड रिकमेंड दिस, क्योंकि इसमें आपका जीएस 2 और 3 का, जीएस 2 एंड 3 का नियरली जो है 50% सिलेबस कवर्ड है इसमें, जीएस 2 का 50%, जीएस 3 का 50%, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस। बहुत ही अच्छा मटेरियल है ये, एंड इट हैज बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो सोने पे सुहागा ही है, तो इससे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, बिकॉज इट हैज बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट। फिर विजन 365, स्पेशली ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, ये तो आप देख ही लीजिए। नाउ विजन 365 ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप मान लीजिए 2022 में एग्जाम दे रहे हैं तो 2022 का ही पढ़िए, आप क्या कर सकते हो, 2021 का भी पढ़ सकते हो मटेरियल, या 2020 का भी पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज है ना, वो मोर और लेस चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आईआर की मैगजीन है विजन की, वो भी मोर और लेस सेम रहती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की, आईआर की, तो आप इन्हें देख सकते हो। तो और बाकी पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशल इश्यूज भी आप देख सकते हो, तो आपको एक पता लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और यूपीएससी कहाँ पूछता है, क्योंकि इनमें भी मोर और लेस इश्यूज काफी बार सेम होता है। जैसे पॉलिटी में एंटी डिफेक्शन हो गया, तो कभी एंटी डिफेक्शन जो है वो मध्य प्रदेश में हो सकता है, कभी वो कर्नाटका में होगा, तो जगहें चेंज हो रही है पर इश्यूज बार बार रिपीट होते हैं पॉलिटी में भी। तो अगर आप ये मैगजीन्स पढ़ लेते हो तो आपको इनसे काफी अच्छा डेटा और लैंग्वेज मिल जाएगी और पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आप इन्हें, ऐसा जरूरी नहीं है कि विजन की जो मैगजीन है वो आप रुके रहो अगले साल तक के लिए, इस साल की भी पढ़ सकते हो, काफी सारा आपको डेटा और पॉइंट मिल जाएगा जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। फिर एथिक्स पे आते हैं। एथिक्स में एनी गुड बुक सच एज डीके बालाजी इज रिकमेंडेड, और एथिक्स के बारे में हम आगे और देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। स्टिल यू कैन स्टार्ट विथ सम गुड बुक सच एज डीके बालाजी। फिर न्यूज़पेपर पे आते हैं हम, कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाट आर द रीजंस टू रीड न्यूज़पेपर। आर्टिकुलेशन काफी अच्छा हो जाता है, आपकी लैंग्वेज एकदम फ्लावरी हो जाएगी। फिर आपको एक्सपर्ट्स के ओपिनियन मिलते हैं। दूसरी बात तो कि वेरियस एक्सपर्ट्स, चाहे वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हो या सर्विंग भी हो सकते हैं, या उस मतलब कि उस पे सब्जेक्ट पे मास्टर हैं, कुछ उस सब्जेक्ट से एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग लिखते हैं, अपनी राय देते हैं पेपर में, तो आपको उन सभी के व्यू पॉइंट्स पता चलते हैं, आपके जो व्यू पॉइंट्स है वो काफी डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। देन वी हैव वोकैबुलरी, आपकी एक अच्छी वोकैबुलरी डेवलप होती है, आपको लिखने में उतना सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ पे कौन सा वर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा उस तरीके से, तो ये भी एक कारण है। और आपका एक्सप्रेशन काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने ये देखा है कि उनका जो एक्सप्रेशन है ना वो काफी ज्यादा, मतलब कि क्या बोले कि एक्सट्रीम होता है, बहुत एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स लिख देते हो कभी कभी एग्जाम में, वो नहीं करना। आप सिविल सर्वेंट्स हो, आपको काफी पोलाइटली चीजें लिखनी है, और आपका एक्सप्रेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि काफी डिप्लोमेटिक लगे, ठीक है। अगर आप किसी चीज के बारे में खामियां भी बता रहे हैं, किसी चीज के इश्यूज भी बता रहे हैं, तो उन्हें ऐसे बताइए कि मतलब कि ऐसा लगे कि आप एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग नहीं बोलना रहता है हमें, हम मतलब रियल इश्यूज बताने रहते हैं।
फिर विच न्यूज़पेपर्स टू रीड, क्वेश्चन ही आता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, बोथ दोनों में से कोई एक रीड कर सकते हो आप, ठीक है। और उसके अलावा लाइव मिंट के कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल्स अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। बट न्यूज़पेपर के बारे में मैं यही बोलूंगा कि दिन का आप 1 घंटा दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। 2-3 आर्टिकल पढ़िए दिन के, आपको इश्यूज थोड़े बहुत पता चलते जाएंगे। रोज रोज भी 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल पढ़ रहे हो काफी, और आपकी लैंग्वेज बिल्डअप होते जाएगी। तो 3-4 महीने में आपको काफी अच्छा बेस बन जाएगा अगर आप 3-4 आर्टिकल या 2 आर्टिकल भी पढ़ रहे हो दिन के। तो इट इज नॉट कि आप पूरा टाइम न्यूज़पेपर लेके बैठे रहो। फर्स्ट फोकस कि जो जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो अच्छे से कवर हुआ है कि नहीं, सारी बुक्स हमने पढ़ी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स को। एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी है और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आंसर राइटिंग की। तो आंसर राइटिंग तब स्टार्ट करनी, पहली बात तो व्हेन प्रीलिम्स हैज बीन ग्रेस्प्ड, जब आपको लग रहा है कि भाई आपका जो प्रीलिम्स है उस पे अच्छा कमांड आ गया, आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आपने 2-3 बार चीजें पढ़ ली, 3 बार मैं तो बोलूंगा 3 बार सारी बुक्स बुक्स पढ़ ली है प्रीलिम्स रिलेटेड, उसके बाद मेंस की तरफ आप आ सकते हो, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह देके। फिर आपको क्या करना है, सिलेबस पढ़ना है पहले तो मेंस, क्योंकि सिलेबस क्या होता है उस पे सारे नोट्स तैयार है। मान लीजिए एनजीओ है जैसे जीएस 2 में, तो इस पे एनजीओ पे आपके सारे नोट्स बने हुए हैं कि इनके प्रोज क्या होते हैं, इनके कॉन्स क्या होते हैं, इनका वे फॉरवर्ड क्या है। इस तरीके से आपने एक सारा बना लिया है कि सिलेबस भी पढ़ लिया है और प्रोस कॉन्स वे फॉरवर्ड लिखे हुए हैं और गवर्नमेंट स्टेप्स लिखे हुए हैं, सारे सिलेबस के आपके 2-2 पेजेस के नोट्स तैयार हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स हैव बीन मेड, यही सिलेबस पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना लिए गए, सेम पॉइंट। उसके बाद आंसर शुड बी रियलिस्टिक नॉट आइडियल, टॉपर्स कॉपी भी देखिए आप। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने क्या देखा है कि वो परफेक्ट आंसर की तरफ भागते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, आपको ये नहीं करना है। आपका आंसर जो है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए कि आप मेंस एग्जाम में आप इतना टाइम में लिख पाओ, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपको 7 मिनट होता है एक 10 मार्क का क्वेश्चन करने के लिए, और 11 मिनट होता है एक 15 मार्क का क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो ये 7 मिनट में क्या आप वैसा आंसर लिख पाओगे, तो रियलिस्टिक वे में आंसर लिखिए, आइडियल नहीं जाना है। टॉपर्स की भी आप कॉपी देखिए, उसमें भी सारे आंसर्स अच्छे नहीं होते हैं, 4-5 आंसर अच्छे मिल जाएंगे आपको, बाकी सारे एवरेज ही होते हैं। तो इट इज नॉट समथिंग कि आपको एकदम आइडियल। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा, वो 20-20 मिनट एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में लगाते हैं। मतलब फाइन, शुरू में कर सकते हो आप फॉर 1 वीक या 10 डेज, पर उसके बाद थोड़ा रियलिस्टिक बनिए कि कैसे आप लिखोगे उस तरीके से, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन को स्टिमुलेट कीजिए वैसा। और दूसरा चीज, एक और स्ट्रेटेजी मैं दूंगा कि जब भी आप आंसर्स लिखते हैं तो मिनिमम 5 आंसर्स एट वन गो लिखिए, मिनिमम 5 तो लिखिए। सिर्फ 1 या 2 लिखने से फायदा नहीं है, थोड़ा सा मेंस का सिमुलेशन कीजिए, 1 घंटा बैठिए, 1 आवर, 1 आवर में 5 आंसर्स को ट्राई कीजिए, ठीक है। और इफ पॉसिबल 6 भी ट्राई कर सकते हो, तो 5 to 6 एक बार में दीजिए, तो उससे आपका ज्यादा फायदा होगा, ओके। इनिशियली इट में टेक 4 hours फॉर कंप्लीटिंग द आंसर्स, बट बाद में क्या है कि आपको फायदा होगा। शुरू में आपको क्या है कि इट में टेक 4 hours फॉर यू टू कंप्लीट दिस, बट बाद में आपका टाइम धीरे धीरे कम होगा। तो शुरू में आप 4 hours ले सकते हो 3 hours की जगह टेस्ट देने के लिए, पर बाद में क्या ये धीरे धीरे कम होता जाता है। और 3 मतलब आप 4 hours से चालू कर रहे हो शुरू में तो, पर उसके बाद धीरे से वो क्या होगा कि वो होगा ये 4 से वो होगा 350, 340, वैसे करते करते 320, और फिर 3 hours तक आप पहुंचना चालू कर दोगे। अब एक लास्ट जो गोल्डन एडवाइस मैं देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, वो यही है कि भाई पहले स्टडी फर्स्ट देन गिव टेस्ट, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, पहले अच्छे से पढ़ लो, अच्छा बेस बना लो, सिलेबस कवर्ड है कि नहीं, कॉन्फिडेंस अच्छा डेवलप कर लो, फिर टेस्ट दो। टेस्ट बाद में भी दिया कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ने में कमी मत करना, ठीक है। और उसके अलावा एक और जो एडवाइस मैं देना चाहूंगा वो ये है कि स्टैटिक अच्छे से कवर कर लो, सिर्फ करंट अफेयर्स से यूपीएससी कवर नहीं होता है, ठीक है। बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, जो भी स्टैटिक वाली है, चाहे वो स्पेक्ट्रम है चाहे वो लक्ष्मीकांत है, उन्हें अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उन्हें ग्रास्प कीजिए। और फिर करंट अफेयर्स मतलब देखिए, बट ऐसा नहीं कि एंड ऑल बी ऑल नहीं है, दिन का 2 घंटा बस इनफ है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। यूपीएससी के आप क्वेश्चन देखोगे करंट अफेयर्स पे इतने टफ वाले नहीं पूछ रहा है, वो ठीक ठाक डिफिकल्टी के पूछता है, वो हो जाता है अगर हम इतना भी करंट अफेयर्स पढ़ें। और लास्ट एडवाइस मैं दूंगा वो ये है कि आप क्या कीजिए, आउटपुट पे फोकस मत कीजिए, आउटकम पे फोकस कीजिए। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। आउटपुट ये कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी,
मैंने काफी सारे लोगों को देखा है वो खुश हो जाते हैं उन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, पर आउटकम ये कि आपने उससे क्या सीखा, व्हाट वाज योर लर्निंग। ठीक, तो आपको लर्निंग पे फोकस करना है। लक्ष्मीकांत एक दिन में पढ़ ली या 2 दिन में पढ़ ली पूरी खत्म कर ली वैसे नहीं होता। अच्छे से पढ़िए, 5 दिन लगाइए, 7 दिन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा धीरे पढ़िए, बट लर्निंग पर्सपेक्टिव अपना अच्छा रखिए, सब कुछ पढ़िए जो उसमें दिया है थोड़ा ध्यान से पढ़िए। वैसा जैसे आप इस साल देखोगे प्रीलिम्स 2020 में एक क्वेश्चन आया था उलू गान वाला, सो दैट वाज रिलेटेड टू बिरसा मुंडा। ठीक, अब ये जो है ये दिया हुआ है, ये स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है, पर वही है कि ये उसी कैंडिडेट को पता होगा जिसने स्पेक्ट्रम थोड़ी ध्यान से पढ़ी है। जो ऊपर ऊपर से पढ़ के गए उन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बन पाया था। इसीलिए मैं बोलूंगा आप क्या कीजिए, आउटकम पे फोकस कीजिए और आउटपुट पे नहीं फोकस करना है। सो दिस वेर सम ऑफ माई एडवाइस। सो आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी जर्नी। थैंक यू।